हेलो स्टूडेंट्स, नामांकुर की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान में पहला पाठ पादपों में पोषण के विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पादपों में पोषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पादपों की। तो पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधे। अब प्रत्येक पेड़ पौधे को भोजन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण का अर्थ। पोषण का अर्थ होता है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण के अर्थ के बाद बात आती है पादपों में पोषण की विधि की। तो पादपों में जो पोषण होता है वो दो विधि से किया जाता है। पहली विधि होती है स्वपोषण की एवं दूसरी विधि होती है विषम पोषण की। जब पादपों में पोषण की विधि पूर्ण हो जाती है, यानी कि पौधों को पूरी तरीके से जब भोजन मिल जाता है, तब वह अपनी अगली अवस्था में अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम भी चलता है। इस खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम में 3 घटक मुख्य रूप से भाग लेते हैं। पहला होता है कोशिका, दूसरा होता है रंध्र और तीसरा होता है क्लोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कोशिका का आरेख चित्र दिखाया गया है, जिसमें केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका झिल्ली होती है। ये सभी मिलकर कोशिका की संरचना को पूर्ण करते हैं। अगर बात की जाए कि कोशिका क्या होती है, तो जिस प्रकार इमारतें ईंटों से मिलकर बनती हैं, उसी प्रकार सजीवों का शरीर जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है, उन सूक्ष्म इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण में दूसरे घटक रंध्र की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है। यह छोटा सा छिद्र ही रंध्र कहलाता है। अब अगर बात की जाए रंध्र की परिभाषा की, तो पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो पत्ती को भोजन बनाने में मदद करते हैं, रंध्र कहलाते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम में अगला घटक होता है क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसे हम स्पष्ट रूप से बाहर देख सकते हैं। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल को एक साथ मिलाकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त कर देती हैं, जो जीवों के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। एवं कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में पत्तियों में, फलों में एवं अन्य रूपों में संचित हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ पादपों की कुछ अन्य विधियाँ भी होती हैं जो पादपों में पोषण के लिए मदद करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विषमपोषी प्रणाली कहलाती हैं। अगर विषमपोषी प्रणाली की बात की जाए, तो इसमें कुछ इस प्रकार के पादप आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कुछ पादप ऐसे भी हैं जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि हम छोटे से उदाहरण के हिसाब से समझ सकते हैं, मनुष्य और अन्य प्राणी पादपों पर निर्भर होते हैं, तो वो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, वे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और विषम परिस्थितियों में पोषण के लिए पादपों पर खाद्य के लिए निर्भर होते हैं। तो ऐसे पादप विषमपोषी प्रणाली पादप कहलाते हैं और ऐसे पादप विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कई वृक्ष देखे होंगे जिन पर
विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हुए कई पादप पाए जाते हैं। जैसे कि आपने आपके आसपास पाए जाने वाले वृक्षों पर एक पीले कलर का एक पादप देखा होगा, जो बेल के रूप में पादप के ऊपर बिछा रहता है, जिसे हम अमरवेल कहते हैं। यह एक परजीवी की तरह कार्य करता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं होती। ये अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो ये अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर आश्रित होते हैं। इनके सतह पर हम देखें तो छोटे छोटे चूसक पाए जाते हैं, जो जिस पादप के ऊपर ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जिस पर ये रहते हैं, उनकी पत्तियों में अपने चूसक के द्वारा क्लोरोफिल को सोखते हैं और अपना भोजन तैयार करके उन्हीं से चूसकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परपोषी प्रणाली के अंतर्गत कुछ ऐसे जीव और ऐसे पौधे भी होते हैं जो परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो परपोषी प्रणाली का उपयोग करने वाले ये वे पादप जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन पादपों को परपोषी पादप कहते हैं। परपोषी पादपों पर आश्रित अमरवेल को आपने देखा होगा। अमरवेल पादप जिस परजीवी पर आश्रित होता है, उस परजीवी से अमूल्य पोषक तत्वों को प्राप्त करता रहता है और उन्हें अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है। अतः इसलिए इन्हें परजीवी पादप कहा जाता है। तो परजीवी पादप का उदाहरण है अमरवेल। विषमपोषी प्रणाली में एक अगले घटक का नाम आता है, जिसका नाम है कीटभक्षी। कीटभक्षी पादप एक इस प्रकार के पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए कीटों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें कीटभक्षी पादप कहा जाता है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन तैयार कर लेते हैं? ये हरे रंग के हो सकते हैं या किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं। इनकी संरचना घड़े के समान दिखाई देती है। वास्तव में इनकी ये घड़े की संरचना जो होती है, पत्तियों का एक रूपांतरित भाग होती है जो घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं एवं पत्ती शीर्ष पर एक घड़े के ढक्कन के समान रूपांतरित हो जाती है एवं घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात नीचे की ओर झुके होते हैं। जब भी कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों में बीच फंस जाता एवं घड़े के ऊपर उपस्थित ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे जीव या कीट बाहर नहीं आ पाते हैं और उसमें उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन कर लेते हैं, जिससे कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप के कुछ मुख्य उदाहरण हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, घटपर्णी या पिचर पादप आदि। विषमपोषी प्रणाली के अगले चरण में आते हैं मृतजीवी। ये मृतजीवी अक्सर सड़ी गली चीज़ों पर बारिश के मौसम में देखे जा सकते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इन्हें हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के मौसम में किसी कोने में कोई रोटी या ब्रेड का टुकड़ा गिर जाता है, जिस पर बारिश की बूंदें या नमी रह जाती है, जिसे 1 या 2 दिन यदि हम ना देखें तो इनके ऊपर रोएं जैसी बारीक संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। ये संरचनाएं सफ़ेद, हरे या भूरे या किसी अन्य रंग की भी हो सकती हैं। ये धब्बे के रूप में भी हो सकती हैं। हम इन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकते हैं और इन्हें देखकर इनकी विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को देख सकते हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये मृत एवं विघटनकारी जो जीव होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की सड़ने गलने वाली वस्तुओं के ऊपर पाए जाते हैं और उनकी सतह के ऊपर पाचक रस का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
इसके पश्चात वे विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या अपघटित चीज़ों से या मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं। और इस प्रकार की पोषण प्रणाली मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, जिसका उदाहरण है कवक एवं फंजाई। हम इनको अक्सर हमारे आसपास भी अपने आसपास अक्सर देख सकते हैं, जैसे कि अचार के ऊपर, चमड़े के ऊपर, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हुए इन्हें हम देख सकते हैं। ये कई अन्य स्थानों पर भी उगते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें उगने के लिए नम एवं उष्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु एक सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। इस कारण से आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण खराब हो जाती हैं, जिनमें कभी कभी आपने बारिश के मौसम में आपके कपड़े भी देखे होंगे जो बदरंगे हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं।